हेलो दोस्तों, आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 के बीच भारत के राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान दिया गया है। आइए हम एक अनुच्छेद में देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या दिया गया है। अनुच्छेद 52 केवल इतनी ही बात कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति हो। अब यदि अनुच्छेद 53 में आएंगे तो उसमें आपको दो बातें याद रखनी होगी। अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति संघ कार्यपालिका का अध्यक्ष हो। फिर सवाल ये आता है मन में कि क्या राष्ट्रपति संघ कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है या कोई और? इसका जवाब है कि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का नॉमिनल हेड होता है, मतलब नाम मात्र का उसका अध्यक्ष होता है। तो सवाल यह आता है कि संघ कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जवाब यह है कि कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो आप जानते हैं कि इस समय कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होगा? तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। और कार्यपालिका का नाममात्र का अध्यक्ष कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। अब अनुच्छेद 53 में एक और बातें दी गई है, जिसे बहुत ध्यान से हमें उसको समझना है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। सवाल ये भी आ गया, क्या यह रियल होता है कि नाम मात्र का होता है? तो यहाँ भी जो उत्तर है वही है कि वह नाम मात्र का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। और दूसरी बात यह भी जानते रहिएगा, या तो वह स्वयं कार्य करता है या तो अपने अधीनस्थ द्वारा कोई कार्य कराता है। फिर हमारे मन में आता है कि ठीक है, यह राष्ट्रपति होगा और यह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, लेकिन जो राष्ट्रपति होगा वह राष्ट्रपति बनने से पहले राष्ट्रपति पद की क्या योग्यता होती है? ये तो सवाल बनेगा ही। तो जैसे मान लो कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला हूँ, या तो कोई व्यक्ति है, ए है या बी है, यदि वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो क्या उसके लिए कोई योग्यता है? और है भी तो ये योग्यता कहाँ पर दी गई? अनुच्छेद 58 में भारत के राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता दी गई। पहली योग्यता यह है कि वो भारत का नागरिक हो, और दूसरी यह कि वो 35 साल की उम्र पूरा कर चुका हो। तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। फिर सवाल समझिएगा कि ये यहाँ पर केवल इतना कह रहा है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जरूरी नहीं हो कि वह लोकसभा का सदस्य हो, कि वह किसी लाभ के पद पर न हो। अब लाभ का पद क्या होता है? इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे, और ऐसे कौन से पद हैं जिसे लाभ का पद नहीं माना जाए। और ये भी जानते रहिए दोस्तों कि जैसे ए है और उसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो उसके नाम को लेकर 50 लोग प्रस्तावक हो, मतलब प्रस्तावक का मतलब प्रस्ताव लाएं। 50 लोग, हाँ ये व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है राष्ट्रपति, और 50 लोग स्वीकार भी करें, मतलब उस नाम का अनुमोदन करें। अनुमोदन का मतलब है स्वीकार करना। फिर यहाँ कंट्राडिक्टरी बात है, जो 50 लोग प्रस्तावक हैं और 50 लोग जो अनुमोदक हैं वह क्या सेम होंगे? नहीं, प्रस्तावक अलग होंगे और 50 अनुमोदक क्या होंगे? अलग होंगे। और साथ में ये भी बातें हैं कि उसे 25,000
रुपए का जमानत राशि जमा करना पड़ेगा, जिसे हम इंग्लिश में सिक्योरिटी मनी कहते हैं। और यह भी याद रखिएगा नोट में कि जो कैंडिडेट चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी हो, यदि राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट किया है और उस पार्टिसिपेशन में राष्ट्रपति के चुनाव में कुल जितने मत पड़े हैं वैध, उन मतों का 1/6% नहीं पाता तो उस कैंडिडेट का जमानत जब्त हो जाएगा। तो इसका ये क्या मतलब है कि जमानत जब्त हो जाएगा? क्या उसे जेल में डाल दिया जाएगा? नहीं। जो 25,000 रुपये वह जमा किया था सिक्योरिटी की मनी के रूप में, वह पैसा उसे नहीं मिलेगा और वह भारतीय रिजर्व बैंक में चला जाएगा। यहाँ तो राष्ट्रपति की योग्यता हमें कोई डाउट नहीं लगता होगा, आप लोगों का होगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, जायज सवाल बनेगा। तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता भी पार्टिसिपेट कर सकती है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। यदि नहीं तो कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो इसके बारे में कहाँ दिया गया है? इसके बारे में दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल दे दिया गया। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में, अब ये निर्वाचन मंडल क्या होता है? तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो जो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, हम उन्हें निर्वाचन मंडल कहते हैं। अब इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग शामिल हैं, आइए देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, ओनली इलेक्टेड मेंबर, याद रखिए। आप एक ही बात रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और दूसरा, प्रत्येक राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 17वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में एक मोटी सी लाइन बन गई है कि जो भी सदस्य भाग लेंगे वह क्या होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए, मनोनीत नहीं होना चाहिए। यह खत्म याद रखिएगा कि बच्चे जरूर गलत करके आते हैं कि वह नहीं देखते, खाली उसने देखा कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, तो वह आंसर उनके माइंड में टिक कर चले जाते हैं। नहीं, यहाँ याद रखना है, बारीकी पकड़ना है कि केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। लेकिन इनका चुनाव कैसा होगा? यह जो चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया दिया गया ना दोस्तों, ये 55 में दिया गया है। अनुच्छेद 55 में यह कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा वह एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर होगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, सबसे बड़ी बात याद रखिएगा दोस्त कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह कभी प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है जिस चुनाव में जिसकी 18 साल एज पूरा हो गई है वह यदि पार्टिसिपेट करता है, मतलब आम जनता पार्टिसिपेट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? अप्रत्यक्ष इलेक्शन क्या होता है? जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधित्व भाग लेते हैं, हम उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व भाग लेते हैं। तो इसका मतलब है कि जो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है और यह सीक्रेट बैलेट पर होता है। ठीक है सर, फिर से एक बार रिवाइज हम लोग कल थोड़ा सा कर लेते हैं। अनुच्छेद 52 कहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कह रहा है कि यह संघ कार्यपालिका का नॉमिनल हेड होगा। वास्तविक हेड कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री होगा। और ये तीनों सेवाओं का सर्वोच्च
सेनापति होगा। राष्ट्रपति या तो स्वयं कार्य करेगा या तो अपने अधीनस्थ द्वारा कराएगा। ठीक है सर, ये भी बात सही है। इसकी योग्यता यह है कि वो भारत का नागरिक हो, वह 35 साल की उम्र पूरा कर चुका हो और वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर न हो। उसके चुनाव में ये लोग भाग लेते हैं, उसे हम निर्वाचन मंडल कहते हैं। इनका चुनाव की प्रक्रिया ये होती है। तो सवाल ये है कि जब किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो कितने सालों तक वह राष्ट्रपति के पद पर रहता है। अनुच्छेद 56 में कहता है जिस दिन से कोई व्यक्ति शपथ ग्रहण करता है उसी दिन से वह 5 सालों तक वह भारत का राष्ट्रपति रहता है। तो सवाल ये निकल कर आया है कि भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि भारत का राष्ट्रपति 5 साल से पहले ही अपना त्याग पत्र देकर अपने पद से विमुक्त हो सकता है। फिर सवाल यह है कि वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? वह अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देंगे? वह लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। तो आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा दूं, जैसे अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, यदि द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल तो 5 साल है, लेकिन इसके पहले यदि वो अपने पद से रिजाइन देना चाहते हैं तो क्या करेंगे इसके लिए? तो अपना त्यागपत्र वो किसको देंगे? तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनको देंगे। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा? ओम प्रकाश बिरला को देगा, क्योंकि ओम प्रकाश बिरला क्या है? हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। क्यों देगा? क्योंकि वह कहेगा साहब हमारे मुखिया ही चले गए हैं, आप मुखिया की व्यवस्था करें। उनको हटाया कैसे जा सकता है? उनको उनके ऊपर महाभियोग लगाकर एक प्रक्रिया होती है जिसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं। तो इम्पीचमेंट हम इस पे कभी सेपरेट वीडियो बनाएंगे दोस्तों, लेकिन आप जानते ही रहिएगा जो महाभियोग होता है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है। तो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ पर दिया गया है संविधान में? अनुच्छेद 61 पे दिया गया है। आप याद रखिएगा, मैं इसके लिए जल्दी भी इस पर वीडियो बनाऊंगा कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, मैं आपको बारीकी से इसको समझाऊंगा। आप धैर्य रखिएगा। तो आप बस एक जानते रहिएगा, भारत का राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी केवल एक आधार पर लगाई सकती है, यदि राष्ट्रपति संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करता है और दूसरा कोई आधार नहीं है। चाहे आप PCS का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप PCS का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप IAS का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप लोअर PCS का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम में देने जा रहे हैं, तो आप मून के मार के आइएगा। यदि वहाँ पूछता है कि राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है, तो वहाँ पर यदि आपको ऑप्शन दिया है कि वह संविधान के उल्लंघन के आधार पर और अयोग्यता के आधार पर या किसी अन्य बातें पर, लेकिन आपके मन में, आपके माइंड में एकदम क्लियर रहना चाहिए। क्योंकि बेटा आप सभी जानते हो कि हर जो राज्य हैं वह निगेटिव मार्किंग कर दिया है, तो आपका आंसर यदि सही नहीं रहेगा तो आपका उत्तर गलत होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया केवल एक ही आधार पर लगाया जाएगा, यदि राष्ट्रपति संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करता है और दूसरे किसी आधार पर नहीं लगाया जा सकता। दूसरा सवाल है, क्या राष्ट्रपति जैसे मान लो कि ए है और वह एक बार राष्ट्रपति बन गया है, 5 साल उसकी कार्यकाल पूरा हो चुका है, क्या वह दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपका यस होना चाहिए। हाँ, वह दोबारा चुनाव लड़ सकता है। तो ये बातें कहाँ दी गई हैं? ये बात अनुच्छेद 57 में दी गई है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव कितनों बार भी लड़ सकता है। भारत में ऐसी कोई रत नहीं है कि कोई व्यक्ति एक बार यदि चुनाव लड़ गया तो दोबारा वह नहीं लड़ेगा। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो राज्यपाल है या लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है, यदि वह राष्ट्रपति बनता है
तो क्या वह लोकसभा का सदस्य बना रहेगा, राज्यसभा का सदस्य बना रहेगा, राज्यपाल बना रहेगा, या कुछ और पद पर वह क्या बना रहेगा? दोस्तों यह याद रखिएगा, अनुच्छेद 59 में ये बातें कही गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है, जिस दिन से वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है उसी दिन से उसका दूसरा जो पद है उसे खाली समझा जाएगा। अब सवाल है कि जो भारत का राष्ट्रपति है, ये यदि आपसे कोई पूछता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा, तो आपका उत्तर होना चाहिए भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति है, इतना सम्मान का पद है, तो इनकी सैलरी कितनी होती है, मतलब इनका वेतन कितना होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका वेतन 5 लाख रुपए होता है, और जो टैक्स फ्री होता है और किसी कंडीशन में उससे वेतन को कम नहीं किया सकता, न रोका जा सकता है। आप इसे याद रखिएगा। और उसको अलाउंस भी मिलता है, प्रिविलेज भी मिलता है, ये सब चीज़ें आप उनके बारे में जानते हैं। सवाल है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तो बन गया है, चुनाव भी जीत चुका है, सब जो बातें कह रहे थे, उसे शपथ कौन दिलवाएगा? सवाल यह है, और यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, यह अनुच्छेद 60 में दिया गया है। और जो भारत का राष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलवाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, या तो कह सकते हैं जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, CJI कहते हैं, वह भारत के राष्ट्रपति को वह शपथ दिलवाता। अब हमारा अनुच्छेद 52 भी हो गया, अनुच्छेद 53 भी हो गया, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59 और अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61 है। हम राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में कभी बात करेंगे। सवाल और बनता है कि अनुच्छेद 71 में है कि जो भारत का राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है, उसके चुनाव में यदि कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वह सर्वमान्य होता है। आता है कि जिस राष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित किया गया है, अवैध घोषित करने के दौरान जो वो कार्य किया था, क्या उसके कार्य भी अवैध घोषित कर दिए जाएंगे? नहीं, जो उसने कार्य किया था उसे अवैध घोषित नहीं। आशा करता हूं दोस्तों, जो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है वह आपको समझ में भी आया होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए सहायक भी होगा। यदि एग्ज़ाम समझ में आया है और एग्ज़ाम के लिए सहायक, तो इसे प्लीज़ शेयर भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे और भी लोगों को फ़ायदा हो सके। सभी को